Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and currently working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This course is about teaching of mathematics to visually impaired children. This is a course of MA Special Education with an area of specialization visual impairment. The course code is SPED 4137 and this is a course of 3 credit hours. The title of today's lesson is Scope and Sequence of Elementary Mathematics Curricula. In this lecture of Scope and Sequence of Elementary Mathematics Curricula, we will discuss the implications for visual impairment, and then we will discuss scope and sequence of elementary maths for visually impaired children. First of all, we will discuss visual impairment and their achievement in mathematics. Visual impairment involves great difficulty or even complete inability to get information from the surrounding environment visually. People with visual impairments use other senses as a compensation. For example, tactile kinesthetic, that is also called as sense of touch, auditory, sense of hearing, gustatory, that is of sense of taste, and olfactory, that is the sense of smell. Of all these, hearing and touching are crucial for the blind students to study mathematics. Objectives of mathematics are same as for their normal counterparts. However, some sample specific objectives of math for visually impaired children are acquiring mathematical language, recognizing different types of numbers like natural, integer, rational, रियल एंड कॉम्प्लेक्स. जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ, बिकॉज लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बेसिक स्किल है फॉर इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीआईसी बच्चों के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज को एक्वायर करना है, क्योंकि एक बार जब बच्चों को मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज़ आ जाएगा तो वो डेली लाइफ में, डेली क्लासरूम्स में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, और ये कम्युनिकेशन हेल्प करेगी इन स्टूडेंट्स की कि वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकें. इसी तरह जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स के लिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, वो है कि वो रिकग्नाइज़ कर सकें नंबर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकें सारे नंबर्स को एक दूसरे नंबर्स के साथ. तो इसमें आप वर्ड पे देखें कि रिकग्नाइजिंग का वर्ड यूज़ हुआ है बिकॉज़ ये अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड्स ऑफ वीआईसी है. तो वो बच्चे जो हैं उनको रिकग्निशन के लिए टेक्टाइल सेंसेस उनकी यूज़ की जाती हैं, और टेक्टाइल सेंसेस यूज़ करने के साथ साथ ही उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की डिफ्रेंसिएशन सिखाई और पढ़ाई जाती है. Third major objective of teaching mathematics to VIC is
training the skills in mathematical calculations, that is of knowledge of algorithms, writing calculations on a braille typewriter, developing mental calculations। तो ये बेसिक जो ट्रेनिंग है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वो इन बच्चों को दी जाती है। और इस ऑब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि फुल टीचर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो कैलकुलेशंस में बहुत शार्प हो सकें और उनकी ये स्किल बहुत अच्छी वो इसमें ट्रेंड हो सकें, क्योंकि इसमें एक तो नॉलेज गेन करना भी इम्पॉर्टेंट है मैथ्स का, प्लस जो है दे शुड बी एबल टू राइट डाउन देयर कैलकुलेशंस ऑन देयर ब्रेल टाइपराइटर। और साथ ही साथ उन बच्चों को मेंटल कैलकुलेशंस में बहुत शार्प होना पड़ता है, क्योंकि इनकी विजुअल लिमिटेशंस होती हैं। तो इनके मेंटल कैलकुलेशंस जितनी ज़्यादा शार्प होंगी वीआईसी बच्चों के लिए, उतनी उनकी मैथमेटिकल लर्निंग जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स टू वीआईसी इज़ रिकॉग्नाइजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड बॉडीज़ बाय टच एंड बाय डिस्क्रिप्शन। तो इसमें भी इस ऑब्जेक्टिव में भी आप देख रहे हैं कि रिकॉग्नाइजिंग का वर्ड यूज़ किया गया है बिकॉज ऑफ देयर विजुअल लिमिटेशंस। और बच्चों से ये कहा जा रहा है कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज्योमेट्रिकल डिफरेंट शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सकें थ्रू देयर यूज़ ऑफ टच। और साथ ही साथ वो उनको ऐसी डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर प्रोवाइड की जाए शेप्स से रिलेटेड और वो उसको लर्न कर सकें, ताकि उनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हों और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ सकें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज़ creating and developing the ability to imagine different spatial configurations। मैथ्स में चूँकि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन स्पेशल होती है, स्पेशियल ओरिएंटेशन के साथ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इन बच्चों को इमेजिन करवाने और उनकी ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप करवाने की तरफ फोकस होता है मैथ्स की क्लास में, जिसके एज अ रिज़ल्ट जो है वो वीआईसी बच्चे अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकें ताकि वो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशंस को इमेजिन कर सकें। अच्छा, अगेन यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं इमेजिन का यूज़ हुआ है, क्योंकि सेंसिटिवली वीआईसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें हम ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते जो कि उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो हम उनको उनकी इमेजिनेशन की कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें वो ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जिसमें स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि इन हार्ड या आप कह सकते हैं कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में उनके पास अवेलेबल नहीं होते और उन्होंने अपने इमेजिनरी थॉट्स में उसको इमेजिन करना होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रेटर हायर नंबर्स की कैलकुलेशंस हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें उन्होंने इमेजिन की ही अपनी कैपेसिटी को यूज़ करना होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के एक नंबर को दूसरे नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर, जैसे मेंटल मैथ की अभी हमने बात की है, इसी तरह से मेंटली उसको वो कैलकुलेट करते हैं। सेम इसी तरह से जैसे अगर हमने एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो बच्चों को कैलकुलेट करवाना है तो उसमें जब वो ऐसी कैलकुलेशंस जो इन्वॉल्व होंगी तो उसके लिए भी वो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग ऑलरेडी लर्नड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर सॉल्विंग कॉमन एवरीडे प्रॉब्लम्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने लर्नड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में अप्लाई कर सकें। दैट मीन्स जो डेली यूज़ में मैथमेटिक्स होता है वो इन बच्चों का बहुत शार्प होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शॉपिंग के लिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों ने जाना है तो उनकी ऐसी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा हमें क्लासरूम्स के अंदर कि वो जब शॉपिंग के लिए जाएं तो वो अपने बिल्स की कैलकुलेशंस और बिल्स को कलेक्ट करना और उसकी पेमेंट करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको आनी चाहिए। इसी तरह से एटीएम मशीन का यूज़ अगर हम देखें तो ये भी एक कॉमन एवरीडे प्रॉब्लम्स में इसको ये शामिल है। इसका यूज़ भी बच्चों को इसमें जो बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड होता है
वो बच्चों को आना चाहिए और वो इस ATM मशीन को यूज़ करते हुए दे शुड बी एबल टू अप्लाई देयर लर्नड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. Next objective of teaching mathematics is acquiring the mathematical braille code by assimilating the new symbols as the students progress. तो जैसे जैसे मैथमेटिकल स्किल्स उनकी इन्हेंस होती हैं और वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाते हैं और हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, तो उनके मैथ्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इसी तरह उनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में ब्रेल कोड्स भी उनके डिफरेंट इंक्लूड होते जाते हैं. सो बच्चे को इस काबिल हमने बनाना है कि वो जितने भी न्यू ब्रेल कोड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के, वो उसको एक्वायर कर रहा हो साथ साथ. लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का वो है कि ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड टू यूज़ ज्योमेट्री टूल्स सेट लाइक जो ज्योमेट्री के टूल्स यूज़ होते हैं और वो ब्लाइंड बच्चे उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अडेप्टेड मटेरियल्स भी मौजूद हैं, ज्योमेट्री के बहुत से टूल्स अडेप्टेड होते हैं ताकि बच्चों के वो इजी, ब्लाइंड बच्चों के इजी यूज़ के लिए. तो जैसे रूलर है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, कंपस है, तो इन सब चीज़ों का जो ज्योमेट्री के टूल्स होते हैं इनका यूज़ हमें ब्लाइंड बच्चों को सिखाना है और उनको ट्रेन करना है कि वो ज्योमेट्री, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का कि वो मेंटल मैथ के थ्रू उसको कवर करना पॉसिबल नहीं होता. तो रिटन मैथ में जब चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं ज्योमेट्री की टूल्स ज्योमेट्री की शेप्स वगैरह और उसके थ्रू शेप्स के थ्रू उनकी जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को ठीक से ज्योमेट्री के टूल्स को यूज़ करना आता हो ताकि वो अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें और प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर सकें, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हों. So these were the different objectives of mathematics for specifically for the students with visual impairment. और अब नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में हम नेक्स्ट इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो मैथ्स को लर्न किस तरह से करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, और उनके लर्निंग पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वाइल दे आर लर्निंग मैथमेटिक्स. और इसके अलावा जो है वो उसके बाद फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल जो करिकुलम है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए उसका स्कोप और सीक्वेंस क्या है. अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, इनके प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करते हैं और किस तरह से मैथ को लर्न करते हैं सो दैट वी कैन मेक देम लर्निंग ईजी. It is important that learners acquire mathematical understanding by constructing their own meaning through ever increasing levels of abstraction, starting with exploring their own personal experiences, understandings and knowledge. तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं विद डेफनेस और एनी अदर डिसेबिलिटी, तो वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक उनका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो दूसरे कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स और नॉलेज की बेस पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. Additionally, it is fundamental to the philosophy of the PYP that since it is to be used in real life situations, mathematics needs to be taught in relevant, realistic contexts rather than by attempting to impart a fixed body of knowledge directly to students. PYP जो है वो अमेरिकन एक मैथमेटिकल करिकुलम है और उसकी फ़िलॉसफी मैंने यहाँ पर ऐड की है कि रियल लाइफ सिचुएशंस ऐड करनी चाहिए मैथमेटिक्स की क्लासरूम्स के अंदर और वो रेलिवेंट हों, रियलिस्टिक हों कॉन्टेक्स्ट उनके, और बजाय इसके कि हम एक फ़िक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चे के दिमाग में डायरेक्टली डालने की कोशिश कर रहे हों. तो मैथ्स एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप डायरेक्टली कोई ऐसा कंटेंट नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करें जिसको रोट मेमोराइज कर लें. इंस्टेड मैथ्स जो है वो एक रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है इन ऑर्डर टू लर्न मैथमेटिक्स. हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेजेस. ये फॉलोइंग स्टेजेस हैं: कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग, and then transferring meaning
constructing, transferring meaning and constructing meaning. So these are the three stages of learning mathematics. Now we will discuss all these three stages one by one. The first stage is constructing meaning about mathematics. इसमें बच्चे क्या करते हैं, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड बाय रिफ्लेक्टिंग अपॉन देयर इंटरेक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़. तो जो बच्चे की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग्स को. देयरफॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस where they are provided with possibilities to interact with manipulatives and to engage in conversations with others is paramount to this stage of learning mathematics. तो in order to construct meanings about mathematics हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासरूम में, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता हुआ होना चाहिए, और ऐसे मैक्सिमम प्रोवाइड हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हों जहाँ पर वो तमाम जो क्लास के अंदर मैनिपुलेटिव्स उनके यूज़ हो रहे हैं, जो एविएट्स यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करें, और इसी तरह से वो अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ भी इंटरेक्ट करें मैथ की क्लास में. तो ये एक दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरामाउंट हैं लर्निंग मैथमेटिक्स में. When making sense of new ideas, all learners either interpret their ideas to conform to their present understanding, or they generate a new understanding that accounts for what they perceive to be occurring. तो दो चीज़ें हैं कि जब वो एक नया आइडिया उनके सामने आता है तो वो या तो अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ उसको उसकी सेंस बनाते हैं और उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन अपनी उसकी डेवलप करते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो एक टोटली न्यू अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करते हैं. सेकेंड जो स्टेज है वो ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, दैट इज़ ट्रांसफरिंग मीनिंग इनटू सिंबल्स. यानी पहली स्टेज में हमने देखा कि हाउ डू दे कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स. अब दूसरी स्टेज है कि वो उस मीनिंग को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इनटू सिंबल्स. ओनली व्हेन लर्नर्स हैव कंस्ट्रक्टेड देयर ओन आइडियाज़ अबाउट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुड दे अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू सिंबल्स. तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो ट्रांसफ़र की स्टेज तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि प्रीवियस स्टेज जो है वो कंप्लीट ना हो चुकी हो, बच्चे ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करके उसके अपने मीनिंग्स जो हैं वो अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट कर लिए हों. अगर मिस्टेकनली पहली स्टेज में ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो मैथ के कॉन्सेप्ट को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली वो रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग को ही ट्रांसफ़र कर लेगा सिंबल्स में, और वहाँ से मैथ की क्लास में उसकी मैथ के जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उसमें मिस्टेक्स स्टार्ट हो जाती हैं. सिंबॉलिक नोटेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स, मॉडलिंग विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिकल नोटेशंस. तो रिटर्न फॉर्म में जब आप मैथ्स को लिखते हैं, एक बच्चा कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद किसी न किसी फॉर्म में उसको शिफ्ट करता है ऑन पेपर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिंबॉलिक नोटेशन. और ये इसी को हम कहते हैं कि उसने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र किया है इन सिंबल्स. Learners should be given the opportunity to describe their understanding using their own method of symbolic notation, then learning to transfer them into conventional mathematical notations. तो पहले बच्चे को आप ये अपॉर्चुनिटी दें कि उसने जो कुछ भी लर्न किया है, जो मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने मैथ्स की क्लासरूम में, उसको वो ख़ुद सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद फिर आप अगर वो ठीक करता है तो वेल एंड गुड, और अगर वो ठीक नहीं कर पाता सिम्बॉलिकली नोटेशन को यूज़ नहीं कर पाता, तो फिर हम टीचर का रोल ये होता है कि वो उसको करेक्ट करवाए उसकी अंडरस्टैंडिंग को. थर्ड स्टेज जो है वो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की है, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग. सो थर्ड स्टेज में बच्चे जो हैं उन्होंने पहली स्टेज में जब अपने मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे में उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र कर लिया सिंबल्स में, तो थर्ड स्टेज में वो अप्लाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक डिफरेंट न्यू सिचुएशंस के अंदर. सो अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग कैन बी व्यूड एज द लर्नर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड एक्टिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. थ्रू ऑथेंटिक एक्टिविटीज़, learners should independently select and use appropriate symbolic notations to process and record their
थिंकिंग। तो अपनी थिंकिंग को वो रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपरली नोटेशंस का यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हैं इन न्यू सिचुएशंस। These authentic activities should include a range of practical, hands-on problem-solving activities and realistic situations that provide the opportunity to demonstrate mathematical thinking through presented or recorded formats. In this way, learners are able to apply their understanding of mathematical concepts as well as utilize mathematical skills and knowledge. तो सो फोकस जो है वो थर्ड स्टेज पर ये है कि एज मच एज पॉसिबल उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और ये सारी सिचुएशंस रियलिस्टिक सिचुएशंस होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने लर्नड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके। और वो एप्लीकेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स होते हैं उनके थ्रू हो सकती है। और इन दिस वे लर्नर्स आर एबल टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ। तो सिर्फ वो बच्चा जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू यही नहीं सीखता कि उसने कॉन्सेप्ट को कितना विजुअलाइज कर लिया है, बल्कि वो मैथमेटिकल स्किल्स और नॉलेज को डेली लाइफ में यूटिलाइज करने के काबिल भी हो जाता है। Now we will move towards mathematics scope and sequence. So different math curricula utilize different scopes and sequences. This lesson gives you a general idea of a basic mathematics scope and sequence through elementary and middle schools. तो हम बिल्कुल जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का स्कोप और सीक्वेंस फॉलो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमारा करिकुलम जो है वो इसी सीक्वेंस को और इसी स्कोप को ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है। तो हम बड़ा जनरल आइडिया जो है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक चार्ट शो किया जाएगा। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट दैट चार्ट. This chart is a rough guideline showing you approximately when and in which order one should study various math topics. तो अब हम टॉपिक वाइज मैथ को डिस्कस करेंगे कि किस वक्त पर कब और कितना जो है वो एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक बच्चे को अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ दैट चाइल्ड. Don't read too much into it. For example, it is not telling you in which order to study the topics during any grade and it does not include every single topic. तो ये limitations हैं दो इस चार्ट की, जो अपकमिंग चार्ट है उसकी, कि वो हर एक टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकता कि कब और कहाँ पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, लेकिन जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन है टीचर्स के लिए. Here is a graph. ये जो ग्राफ की हम बात कर रहे थे वो ये है. इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो शो हो रहा है ये ग्रेड्स हैं हमारे पास. ये ग्रेड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और ये इस पोर्शन में जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, और आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स में इनको शो किया गया है. पिंक कलर में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो येलो, ब्लू, ग्रीन और मोव और कंटिन्यूसली इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स में ये टॉपिक्स चल रहे हैं. कलर्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स को भी शो कर रहे हैं और उनके लेवल्स को बेसिकली कि स्टार्ट में ग्रेड 1 जो है उसमें कितनी एडिशन यूज़ होनी चाहिए. अब अगर आप एडिशन को देखते हैं तो वो ग्रेड 1 में उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन शो हो रहा है, जबकि 7 8 में जाके ग्रेड जो एडिशन है उसके ऊपर एम्फेसिस कम हो जाता है. वन बाय वन अब हम इसको ज़रा इस ग्राफ को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे. जी, अब आप देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पर हम नोटिस दैट सर्टन मैथ टॉपिक्स आर इन फोकस इन सर्टन ग्रेड लेवल्स एंड देन फेड अवे इनटू द स्टेटस ऑफ ओकेजनल रिव्यू ओनली. सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और जैसे जैसे ग्रेड्स को हम मूव ऑन करते हैं, बड़े ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, तो वो टॉपिक्स फेड अवे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनको सिर्फ उनका रिव्यू करवाया जा रहा होता है हायर ग्रेड्स के अंदर या अदर ग्रेड्स के अंदर. You don't need to study basic arithmetic topics in each and every grade until the 8th grade. जैसे बेसिक अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कॉन्सेप्ट्स, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये चारों टॉपिक्स किस तरह से कौन सी क्लासेस के अंदर चलते हैं. बेसिक ग्रेड लेवल के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन 8th ग्रेड तक इसको कंटिन्यूसली सेम
प्रोपोर्शन के साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ देख रहे हैं एडिशन, प्लेस वैल्यू, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, इसके साथ नीचे जैसे जैसे अपर ग्रेड्स की तरफ हम जाते हैं, हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए विद बिगर नंबर्स लिखा हुआ है। जो बेसिक एडिशन और बेसिक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे हम अगले ग्रेड्स की तरफ मूव करते हैं। द रेड स्ट्रैंड इन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्लेस वैल्यूज़, इसके ऊपर ये है। एंड दीज टाई टुगेदर इन फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट्स, प्लेस वैल्यू टिल 100, basic addition and subtraction facts within 10 and some easy additions and subtractions within 100। तो ये बेसिक जो है वो एडिशन, प्लेस वैल्यूज़ और सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में हमारा स्टैंडर्ड है। नाउ दिस स्लाइड शोज रीग्रुपिंग इन मल्टी डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ग्रेड and is studied with bigger numbers in grade 3 and 4. Mental addition and subtraction are important too. As years pass, students study bigger and bigger numbers up to 1000 in second grade and up to 1 million in fourth grade. So जैसे जैसे ग्रेड्स जो हैं वो अपर लेवल की तरफ जाते हैं, इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं। After fourth grade, students should have mastered addition and subtraction of whole numbers so that it is no longer the focus of study. यानी जब हम बिल्कुल 8th ग्रेड तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसमें फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फोकस नहीं रहता स्टडी का, ऑल्दो दे आर बीइंग यूज्ड इन द हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। फ्रॉम देन ऑन टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इंटीगर्स, square roots and irrational numbers expand the students concept of number। तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट साथ चलता है, लेकिन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू टॉपिक्स जो हैं वो हायर लेवल ग्रेड्स के अंदर इंक्लूड होते जाते हैं। द येलो स्ट्रैंड इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये आपने देखा होगा कि बहुत जो प्री प्राइमरी और अर्ली ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 तक जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा होता। और ग्रेड 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड 2 में एक टिप से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन जो है वो, टाइम टेबल्स वगैरह ग्रेड 2 से स्टार्ट होते हैं और बहुत माइनर लेवल पर हम उसको लेकर चलते हैं। और हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए ग्रेड 3 में, जो ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक जो है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और ग्रो करते हैं। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड द टाइम्स टेबल्स आर इन फोकस ड्यूरिंग थर्ड ग्रेड as is division with single digit divisors. In fourth grade, students study multi-digit multiplication and long division and are introduced to factors and primes. तो gradually उनको new concepts जो हैं वो introduce करवाए जा रहे होते हैं। Then for 5th and 6th grades, the focus switches to fractions and decimals. तो 5th ग्रेड में सारा फोकस ज़्यादा जो है वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th ग्रेड में, 4th और 5th ग्रेड में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का काफ़ी पोर्शन इंक्लूड किया जा रहा होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट टाइज इन विद रेशोज, प्रोपोर्शंस एंड डेसिमल्स, all of these are topics for 6th 7th grade with lots of real world applications। तो ये इनमें इन क्लासेस में 6th और 7th ग्रेड में परसेंट्स, रेशोज़ और प्रोपोर्शंस जो हैं इनको यूज़ किया जा रहा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में भी 6th और 7th का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और परसेंटेज में परसेंट्स, रेशोज़ और प्रोपोर्शन की काफ़ी अमाउंट, या नीचे आप इसके जैसे परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन के लिए जो शो किया जा रहा है सिंबल, ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल की शेप है। और ये बेसिकली हमें शो क्या कर रहा है कि ये टिप, ये लाइट टिप हमें ये शो कर रही है कि 5th ग्रेड में
परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन वगैरह का जो है वो हल्का सा हम उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं, और जैसे हम 6th ग्रेड में आते हैं तो इस तरह से उसकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है इसकी इंक्लूजन की, और 7th और 8th ग्रेड में आके ये आपको इसका जो लेवल है वो ये शो कर रहा है कि 7th और 8th ग्रेड में परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। Geometry and measuring are important from 1st grade on. They tie in with other elementary math concepts such as multiplication, area, fractions and decimals. जी, तो फर्दर ये ग्राफ आपको ये भी शो कर रहा है, जैसे इस पोर्शन में आप देखें कि इक्वली मेजरिंग एंड ज्योमेट्री जो है वो इक्वली मौजूद होते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7-8 तक। दैट मीन्स कि इसका यूज़ जो है जो इंट्रोडक्शन है बेसिक ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके साथ ये मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन है, एरिया अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो ज्योमेट्री इज़ ऑल ओवर, वहाँ हर जगह मौजूद है। इसलिए ज्योमेट्री का जो ग्राफ है वो आपको इक्वली उसकी विड्थ के साथ वो तमाम ग्रेड्स के लिए आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मैथमेटिक्स क्लासरूम्स के अंदर, दैट इज़ ऑफ ग्राफ्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्राउन कलर की दिया गया है, यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं ये लाइन, और स्टैटिस्टिक्स और का जो पोर्शन है वो ग्रेड 2 से ऑलमोस्ट हम उसको स्टार्ट करवाते हैं और ग्रेजुअली इसके लिए हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं कि सबसे थिन लाइन जो है वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की है। दैट मीन्स के स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर काफ़ी उसका थिन रोल है, या थिन आप उसको कह सकते हैं कि उसकी थिन ग्राफ उसका शो हो रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो एरिया है वो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता बच्चों का को। जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है या बेसिक मैथ की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इन बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। और स्पेशली जो ब्राउन कलर में आपको शो हो रहा है एरिया, स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये स्कूल करिकुलम जो मैथ्स का है उसमें इसके बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस तो करवाया जाता है, लेकिन बहुत डिटेल्ड के साथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को या ग्राफ्स को बहुत डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया जाता इस लेवल पर। सो हमने इन ग्राफ्स के साथ हमने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह से डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स किस ग्रेड में स्टार्ट होते हैं, उसका स्कोप और सीक्वेंस क्या है, कब करवाए जाते हैं स्टार्ट, कौन सा टॉपिक कब करवाया जाता है और कितनी देर तक उसको एक्सटेंड किया जाता है, और किस हद तक वो पढ़ाया जाता है, कितना उसकी डेप्थ कितनी है जो उसको कवर कर रही होती है डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर, किस तरह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा ग्रो करता है और वो बड़े ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स की तरफ जाता है, तो वो कौन कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम करिकुलम के अंदर इंक्रीजिंगली ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और किस तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक ग्रेड्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इंटरनेशनली। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो दैट इज़ प्रोसेस स्टैंडर्ड। तो इसमें 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, आर डिस्क्राइब्ड थ्रू एग्जांपल्स दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट ईच स्टैंडर्ड लुक्स लाइक एंड व्हाट द टीचर्स रोल इज़ इन अचीविंग इट। तो हम ये देखेंगे कि 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, एंड दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्रूफ, थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन, fourth is connections and fifth is representations. So what process standard means के
वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो करिकुलम है उसके अंदर इनकलकेटेड होते हैं। ये वो 5 प्रोसेसेस हैं जो कि अज्यूम किया जाता है कि ये एलिमेंट्री मैथ्स करिकुलम के अंदर इन 5 प्रोसेसेस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी एलिमेंट्री लेवल का जो स्टूडेंट है उसकी मैथ्स की क्लासरूम का फोकस ये 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनके अंदर बच्चों में ये स्किल्स डेवलप हो जाएं, ये 5 स्किल्स। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं कंटेंट स्टैंडर्ड्स, यानी मैथमेटिक्स के अंदर दूसरा जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स है। अब ये 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं और ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड ऑपरेशंस, सेकंड इज़ अलजेब्रा, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ मेजरमेंट एंड फिफ्थ वन इज़ डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये 5 जो हैं ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसमें ये 5 मेजर कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। So this lesson was about scope and sequence of mathematics curriculum के ऊपर हमने बात की कि किस तरह से डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो उनका स्कोप और सीक्वेंस क्या होता है मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर। और लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मैथ्स के करिकुलम में इंटरनेशनली जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कंटेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? 5 हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से जो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी 5 हमने देखे। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग एंड प्रूफ, कम्युनिकेशन, कनेक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस। तो ये 2 तरह से हमने डिवाइड किया स्टैंडर्ड्स को, कंटेंट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में। और हमने डिटेल से देखा कि कौन कौन से 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं और कौन से 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।